नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख चुके होंगे कि आज हम लोग शिक्षण अधिगम की विधियों में चर्चा करने वाले हैं। प्रेक्षण विधि या अवलोकन, मतलब कि प्रेक्षण विधि कह लें या अवलोकन विधि के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा होगा, टॉपिक लिखा है कि शिक्षण अधिगम की उचित विधि का चयन। तो एक शिक्षक होने के नाते सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आप जैसे ही क्लासरूम में जा रहे हैं तो क्लासरूम में विभिन्न प्रकार के विभिन्न परिवेश से सारे बच्चे आए रहते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि अगर किसी भी टॉपिक को समझाना है तो कौन सा ऐसा विधि हो कि जो लगभग सभी के सभी बच्चों के लिए लागू हो सके और जिससे कि सभी के सभी बच्चे आसानी से सीख सकें। तो इसी के ऊपर है कि यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि ऐसा कहा जाता है कि एक प्रभावशाली शिक्षक वह होता है जो प्रभावी रूप से संप्रेषण यानी कि बातचीत जो कर रहा है कर सके तथा जो मिले जुले अध्यापन उपागम का उपयोग कर सके। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आप क्लासरूम में गए और क्लासरूम में विभिन्न प्रकार के विभिन्न परिस्थितियों से और भिन्न भिन्न IQ लेवल वाले बच्चे आपके क्लासरूम में बैठे हैं और किसी टॉपिक विशेष को समझाना है। तो हम किस प्रकार से संप्रेषण करें, किस प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करें कि लगभग सभी के सभी बच्चों को चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। तो इसके लिए बेसिक तौर पर कि उचित विधियों का चयन मुख्य रूप से 2 घटकों पर आधारित है। तो सबसे पहला जो घटक है वह है कक्षा में पढ़ाई जाने वाले विषय वस्तु की प्रकृति। और जैसे कि सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की प्रकृति का अर्थ है कि जैसे कुछ चीज़ें क्या होती हैं, व्याख्या आधारित होती हैं और कुछ चीज़ें क्या होती हैं, प्रयोग पर आधारित होती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें व्याख्या आधारित होती हैं और कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि प्रयोग पर आधारित होती हैं। तो हमें अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ जो चीज़ें व्याख्या आधारित हैं उनको हम कहानियों से सुना सकते हैं तो उन्हें हम केवल कहानियों सुनाएंगे। और जैसे प्रयोग आधारित है तो प्रयोग आधारित का मतलब कि अगर हमें जल के तीनों रूपों के बारे में बताना है, ठोस क्या होता है, ठीक है, जल तीनों रूप में पाया जाता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। तो ये जल के तीनों रूप हैं, तो इनको आप केवल और केवल व्याख्या से नहीं समझा सकते हैं। इसके लिए बेसिक तौर पे आपको इनको प्रयोगशाला में लेकर जाना होगा। अब प्रयोगशाला या आप कहीं से आइसबर्ग या अन्य चीज़ों को लेकर आएँ और उन्हें दिखाएं। तो यही चीज़ होता है कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की प्रकृति। कुछ चीज़ें क्या होती है, भ्रमण के आधार पर होती हैं। जैसे कि हमें बच्चों को जानवर के बारे में पढ़ाना है तो जानवर को पढ़ाने का सबसे अच्छा विधि क्या है, तो भ्रमण विधि है। तो कुछ चीज़ें भ्रमण करके, कुछ चीज़ें व्याख्या करके, कुछ चीज़ें प्रयोग करके। तो यहाँ पे सबसे पहला घटक है कि आप जिस भी टॉपिक को शुरू कर रहे हो उसकी प्रकृति क्या है, क्या भ्रमण पर आधारित है तो हम बच्चों को आसपास के क्षेत्र में भ्रमण कराने के लिए लेकर जाएंगे। अगर वह प्रयोग के पे आधारित है तो हम उन्हें क्या करेंगे कि विभिन्न सारे प्रयोग पर मतलब कि विभिन्न सारे जो हमारे पास प्रयोगशाला है उन पे क्या करेंगे, प्रयोग करवाएंगे। या व्याख्या पे आधारित हो तो हम कक्षा में अच्छे से उसकी कहानी सुनकर उसका क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो पहला आपका क्या हो गया कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के प्रकृति के आधार पर हम विधियों का चयन कर सकते हैं। और दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो दूसरा महत्वपूर्ण घटक है कि जो आपने शिक्षण अधिगम विधि का चुनाव करते समय ध्यान रखना है कि वह आपके विद्यार्थी की वरीय अधिगम शैली, वरीय अधिगम शैली का मतलब है कि जिस भी, जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि जो भी आपका क्लासरूम है उसमें बहुबुद्धि वाले बालक बैठे हैं, क्योंकि सभी बालकों का IQ लेवल एक समान नहीं है। तो वरीय का मतलब है कि आप इस प्रकार के अधिगम शैली का चुनाव करें कि जो लगभग सभी विद्यार्थियों को समझ में आए। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि अधिगम शैली सभी शिक्षार्थियों की बौद्धिक योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं और वह अलग अलग प्रकार से सोचते व सीखते हैं। अधिगम शैलियों की वर्गीकृत करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीकों की अगर बात करें तो अलग अलग तरीके क्या हैं, तो यहाँ पे है पहला कि बाएं तथा दाएं दिमाग से सोचना। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि अगर आप चीज़ों को पढ़ा रहे हो ना तो केवल और केवल उसे मतलब आपकी बातों को सुनकर, मतलब कि केवल सोचकर दिमाग से समझकर उसे समझ सकते हैं। पहला तो ये होता है। दूसरा होता है कि श्रवण, दृश्य तथा गति बोध द्वारा सीखने वाले। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जब तक उनको दिखाया ना जाए, जब तक उनको सुनाया ना जाए और जब तक उनसे प्रैक्टिकल ना कराया जाए, ठीक है, तब तक उन चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं। और तीसरा है कि कार्य करने वाले, सोचने वाले, सिद्धांतवादी और उपयोगितावादी। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सिद्धांतवादी होते हैं, नहीं हमें मतलब कि हमें कुछ महान व्यक्ति हो, जैसे कि सिद्धांतवादी का मतलब होता है कि उनके सामने किसी महान व्यक्ति का नाम लेना पड़ता है, जैसे कि MK गांधी या डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा कहा था, ठीक है। तो इस तरह से ये सिद्धांतवादी जैसे एग्जाम्पल उनको देने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे वही मैंने कहा कि सभी बच्चों का जो बौद्धिक क्षमता होती है अलग अलग होती है। कुछ बच्चे केवल सुनकर चीज़ों को सीख लेते हैं, कुछ बच्चों को सारी चीज़ें प्रैक्टिकल के रूप में दिखाना पड़ता है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं उनसे खुद को मतलब कि खुद से करवाना पड़ता है कि ठीक है
है, इस चीज जब तक वो खुद से करेंगे नहीं तब तक उसको अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। और वो सिद्धांतवादी होते हैं कि नहीं ये कैसे हो सकता है, आप कह रहे हैं तो हम कैसे मान लें कि आप कह रहे हैं तो हम कहें, तो हमें इसके बारे में किस व्यक्ति ने कहा था, इसके बारे में बताइए। तो जब हम जैसे ही किसी महान व्यक्ति का नाम लेते हैं, जैसे MK गांधी हो गए या डॉक्टर अम्बेडकर हो गए, तो उसके बाद वह चीज़ों को मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किसी भी विधि का चयन दो प्रकार से किया जाता है। पहला आपका कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाले विषय वस्तु की प्रकृति के आधार पर, और दूसरा है कि आप ये ध्यान में देंगे कि हम किस विधि का प्रयोग करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में समझ सकें। ठीक है, तो पहले आपकी प्रकृति की चैप्टर की प्रकृति क्या है, और उसके बाद साथ साथ आपके क्लास में जो बैठे विद्यार्थी हैं उनको कौन सी विधि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी, तो उसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे। तो आपसे पूछा क्वेश्चन जा सकता है कि शिक्षण अधिगम की विधियों के मुख्य रूप से कितने घटक हैं, तो मुख्य रूप से 2 घटक हैं, और इस प्रकार से यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पे शिक्षण अधिगम की विधियों में आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रेक्षण या अवलोकन विधि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम क्या करते हैं कि बेसिक तौर पे अवलोकन करके ही सीखते हैं। बेसिक तौर पे हम ऐसा मानते हैं कि मनुष्य हमेशा अपने चारों ओर होने वाली भौतिक एवं सामाजिक घटनाओं को लगातार देखता है, और वह प्रेक्षण या अवलोकन प्रक्रिया ही होती है जिससे कि हम चीज़ों को अच्छे से जान पाते हैं। जैसे कि बचपन में हमसे किसी ने कह दिया कौवा, ठीक है, या कौवा, ऐसा नहीं, जैसे बेसिक तौर पे बचपन में हमसे किसी ने कह दिया चिड़िया, ठीक है, या पक्षी, तो हम क्या करेंगे, चिड़िया को देखते थे और उसके बाद हम ये देखते हैं कि चिड़िया उड़ती कैसे है, तो उसके पंख होते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब कि उनके विभिन्न आकृतियों के बारे में चर्चा करते थे, मतलब बेसिक चर्चा नहीं, उसका अवलोकन करते थे। तो अवलोकन तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि अपने आसपास के जो पर्यावरण के सारे घटनाएं हो रही हैं उनको अवलोकन करके ही चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर बात करें तो जैसे आपने पता है ये अन्य सारे एग्जामों में खूब क्वेश्चन पूछा गया है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो सापेक्षता सिद्धांत किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था। और आइंस्टाइन ने यह सापेक्षता का सिद्धांत क्या, इसके बारे में मतलब कि क्या प्रयोग किया था, नहीं, वो बेसिक तौर पे कहा जाता है कि वो मतलब कि ऐसे ही गिरजाघर की घड़ियों को ध्यान से देख रहे थे और गिरजाघर की घड़ियों को ध्यान से देखते देखते उनके अंदर मतलब कि उनके बारे में उन्होंने सोचा और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, सापेक्षता का सिद्धांत दे दिया। उसी प्रकार से आपने देखा होगा न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण की खोज करी थी, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि वो खोज करने निकले थे कि आज हम क्या करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण की खोज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो आराम से सेब के मतलब पेड़ के नीचे बैठ के अपना पढ़ रहे थे और सेब गिरा और उसका उन्होंने क्या किया, अवलोकन किया, ठीक है, अवलोकन ध्यानपूर्वक, भाई ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है, तो हर एक वस्तु नीचे ही क्यों गिरती है। तो इस प्रकार से बेसिक तौर पर उन्होंने अपने आसपास के एनवायरमेंट को अवलोकन किया और न्यूटन ने किसका, गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। उसी प्रकार से अगले की अगर एग्जांपल करें तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपने जेम्स वाट का नाम सुना होगा। तो जेम्स वाट ने बेसिक तौर पे अपने कार्यस्थल पर जो ट्राम थे, ठीक है, बेसिक तौर पे केटली, उसमें देखें कि वो केटली को बंद कर रहे हैं और उसके बाद उससे भाप को केटली को क्या कर रही है, उठा रही है, उसके ढक्कन को उठा रही है, और इस प्रकार से जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार कर दिया। तो ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि बेसिक तौर पर जो मैंने आपको कहा है कि मनुष्य हमेशा अपने चारों ओर होने वाली भौतिक एवं सामाजिक घटनाओं को लगातार देखता है और जिससे कि उसका वह अवलोकन करता है या प्रेक्षण करता है और उसके बाद वह चीजों को सीखता है। अब उसी प्रकार से एक शिशु के बारे में कहा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि शिशु जिन जिन तरीकों से सीखते हैं उनमें से एक प्रेक्षण है, ठीक है, उनमें से एक मतलब कि बेसिक तौर पर प्रेक्षण है। यहाँ पे परीक्षण लिख दिया गया है तो यहाँ पे प्रेक्षण होगा, मतलब कि अवलोकन। जैसे कि आपने शुरुआती दौर में देखा होगा कि बच्चा जो होता है, ठीक है, वह किसी चीज को नहीं जानता है, वो किसी चीज को नहीं जानता है। आप ये केयर करिएगा, जैसे बंडूरा ने सिद्धांत दिया था, ठीक है, बंडूरा का जो सिद्धांत है कि बच्चा क्या करता है, अवलोकन से सीखता है। बच्चा अवलोकन, एक दूसरे को क्या करता है, अवलोकन करता है। आप बच्चे, छोटा बच्चा है, उसके सामने कोई भी चीज करेंगे ना बेसिक तौर पे तो वो उस चीज को बड़े ध्यान से देखेगा, देखने के बाद, ठीक है, अब उसके बाद वह उन्हीं क्रियाओं का क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है। तो वही कह रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि शिशु जिन जिन परिस्थितियों से सीखता है उनमें से एक प्रेक्षण है, आसपास की वस्तुओं को देखना, उसका विश्लेषण करना तथा परीक्षण से कुछ सीखने योग्य निकालना और अपने अनुभव आधारित ज्ञान का निर्माण एवं पुनर्निर्माण मूल है। तो बेसिक तौर पे यहाँ पे कहा है कि जो छोटा बच्चा होता है उसको कुछ भी नहीं पता होता है ना, उसको आप एक छोटा बच्चा है उसको आप इंग्लिश पृष्ठभूमि में रख दीजिए वो अंग्रेजी बोलने लगेगा, आप हिंदी पृष्ठभूमि में रख दीजिए वो हिंदी बोलने लगेगा। क्यों? क्योंकि वह बचपन से ही उन लोगों का जो उसके आसपास का वातावरण बना है ना उसका क्या कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, और अवलोकन करते करते वो उन चीजों को क्या करता है, सीख जाता है। तो यहीं पे ये चीजें हैं। अब आगे यहाँ पे देखते हैं कि प्रेक्षण विधि का उपयोग किस प्रकार से करना है। तो प्रेक्षण विधि का उपयोग करना, तो पहला कह रहा है कि परीक्षण के लिए योजना बनाने एवं तैयारी करना। तो बेसिक तौर पर जब हम प्रेक्षण विधि का उपयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे हर जगह परीक्षण हो गया, यहाँ पे होगा प्रेक्षण, ठीक है, प्रेक्षण होगा और यहाँ पर भी आपका प्रेक्षण होगा।
प्रेक्षण के माध्यम से किसी प्रकार की स्थिति, क्रिया या पर्यावरण से जुड़े विशेष अंकों का निर्धारण करना, ठीक है। और दूसरा है आपका कि वास्तविक प्रेक्षण, तो उद्देश्य तथा संसाधनों का उपलब्धि एवं पर्यावरणीय परिस्थिति पर आधारित परीक्षण हेतु बढ़िया तरीकों एवं तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि जैसे कि अगर आप किसी प्रकार का अवलोकन करा रहे हैं तो वहां पे बेसिक तौर पे आपके पास तकनीकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम जानवरों के बारे में परीक्षण करवा रहे हैं, अवलोकन करवा रहे हैं, तो सबसे अच्छा क्या होगा कि हम बच्चों को कहां पर लेकर जाएं, चिड़ियाघर घुमाएं, ठीक है, चिड़ियाघर घुमाएं, ठीक है। अगर हमें पेड़ पौधों को अवलोकन के बारे में करना है तो हम क्या कर देंगे कि आप सभी लोग अपने अपने घर के आसपास जो एक एक वृक्ष लगे ना उसको बेसिक तौर पे केयर करो। तो इससे क्या होगा कि वास्तविक परिस्थितियां आधारित हो जाएंगी और जिससे कि उनका ज्ञान और क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा और चीजों को आसानी से सीख पाएंगे। अगला एक विश्लेषण और व्याख्या, तो इसमें कह रहा है कि जो भी परीक्षण करके रिकॉर्ड किया गया है उसका गहन विश्लेषण किया जाता है ताकि आवश्यक व्याख्या किया जा सके। तो अगर वहां पे बेसिक तौर पे वह अच्छे से चीजों का अवलोकन किया है तो उसके बाद वो क्या कर सकता है, उस पर जिस प्रकार से आप कहेंगे उस प्रकार से गहन व्याख्या किया जा सकता है। और लास्ट वन आपका है कि परिणामों का सामान्यीकरण। तो लास्ट में क्या होता है कि आपको जो दिया गया था जिस उद्देश्य के लिए कि आखिर में इस अवलोकन से आपको क्या पता चला, तो उसका क्या करता है कि एक न्यूट्रलाइज करके कि जिस प्रकार से मनुष्य होते हैं उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी होते हैं। जिस प्रकार की गतिविधियां मनुष्य करता है उसी प्रकार की लगभग सारी गतिविधियां पेड़ पौधे भी करते हैं। तो वह क्या होता है आपका कि आपने जो विश्लेषण और व्याख्या दिया उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया कि परिणामों का सामान्यीकरण कर दिया। अब यहाँ पे कि प्रेक्षण विधि या अवलोकन विधि की उपयोगिताएं क्या है, तो सबसे पहले कि बच्चों को अपना पर्यावरण खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब कि उनके आसपास बेसिक तौर इससे क्या होते हैं कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट को खोजने के लिए क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। दूसरा कह रहा है कि प्रेक्षण के कौशलों का विकास होता है। प्रेक्षण के कौशल मतलब कि अवलोकन कौशल का विकास होता है, उसको क्या करते हैं, बारीकी से किसी चीज को ध्यान देते हैं। अगला है कि बच्चों को देखने, सोचने तथा कड़ियां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कड़ियां कैसे स्थापित करेंगे, तो पेड़ और जीव जो भी हैं लगभग, ठीक है, पेड़ और जीव जो हैं सजीव हैं क्योंकि इनकी लगभग सारी विशेषताएं एक समान है। पेड़ पौधे भी भोजन बनाते हैं, जीव भी अपना मतलब कि भोजन, मतलब इनको भी भोजन चाहिए और जीव जंतुओं को भी भोजन चाहिए, ठीक है, इनको भी जल चाहिए, जीव जंतुओं को भी जल चाहिए, ठीक है, इनको भी मिनरल्स पोषक तत्व चाहिए तो जीव जंतुओं को भी मिनरल्स पोषक तत्व चाहिए। ये भी क्या करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो जीव जंतु भी क्या करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनको देखने, सोचने तथा कड़ियां एक दूसरे से स्थापित करने में क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है। अगला है कि बच्चे समानता एवं विभिन्न मतलब कि जो आपके घटनाएं होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो आपकी समानताएं और विभिन्नताएं जो होती हैं, ठीक है, यहाँ पे विभिन्नताएं होंगी, बच्चे समानताएं एवं विभिन्नताएं जो होती है उसको समझ पाते हैं कि जैसे कि अगर पेड़ पौधे हैं तो उनमें क्या क्या समानताएं हैं पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में, और उनमें विभिन्नताएं क्या क्या हैं, अब क्योंकि खुद से वो अवलोकन कर रहे हैं। और अगला है कि प्राप्त ज्ञान वास्तविक एवं स्कूल स्थिति एवं वस्तुओं से प्राप्त होता है। मतलब कि इस प्रकार से जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, उनका क्या होता है, ज्ञान वास्तविक होता है और यह लंबे समय तक अस्थायी रहता है। और अगला है कि बच्चों में जिज्ञासा का विकास एवं संतुष्टि होती है, क्योंकि जिस कार्य को आप खुद से करते हैं ना और उसका रिजल्ट अगर सही आ जाता है तो फिर आपका जो होता है ना कि मतलब कि संतुष्टि और पूर्ण रूप से आप क्या होते हैं, शांत कि हाँ मैंने किया और ये चीजें सही होगी, तो अब मुझे किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता नहीं है। और जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होता है कि जैसे ही आप किसी एक कार्य में सफल होते हो ना, तो फिर दूसरे कार्य को करने को आपको खुद से मतलब कि इच्छा जाहिर होती है। तो इस प्रकार से बच्चे में क्या होता है, जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है और साथ ही साथ जिस प्रकार के प्रश्न से वो कंफ्यूज हो रहा था उस पर उसको क्या होती है, संतुष्टि मिलती है। तो दोस्तों ये रहा आपका कि प्रेक्षण विधि। अगला जो क्लास रहेगा उसमें हम देखेंगे रचनात्मक अभिव्यक्तियां क्या क्या हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।